बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। वीकेंड आपने गर्मी से जो भरपूर किस्म का है ना वो गुजारा होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। कल रिकॉर्ड टूट गए हैं जनाब। मोइंजोदड़ो के अंदर मैं कल न्यूज़ में ही देख रही थी कि 53 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला गया है और गर्मी जो है इस बार बिल्कुल इट्स नॉट कमिंग स्लो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है। एसी में बैठ रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहे हैं। वैसे जो लोग बेचारे बाहर धूप के अंदर मेहनत मशक्क़त करते हैं उनके लिए तो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस गर्मी जिस धूप के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। सो आई होप एवरीवन इज़ सेफ़। आप गर्मी में अपना ख्याल रखें, जितनी प्रिवेंशन हो सके आप गर्मी से कर सकते हैं आप करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मैंने फ्राइडे के शो में भी आगाज़ में बात की थी कि आप अपने घरों की छतों के ऊपर पानी के प्याले, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि हर जानदार को ये गर्मी कहीं ना कहीं असर डाल रही है। दो आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारे प्लान्स होंगे जिन मर्द हजरात ने घरों के काम करने होंगे, प्लम्बर को बुलाना होगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होगा, या कोई भी ऐसा काम होगा उन्होंने भी कर लिया होगा। ख़वातीन ने भी बहुत कुछ सोचा होता है कि आपने वीकेंड के ऊपर जब आपको ऑफ होगा तो आपने, जो वर्किंग वुमेन है स्पेसिफिकली, वैसे तो अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं। अब माओं के लिए जो घरों में बच्चे होते हैं उनको संभालना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। सो सबका वीकेंड अच्छा गुजरा हो। और आज से चूँकि नए वीक का आगाज़ है नई एनर्जी के साथ, दो के इस एनर्जी ने मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन कर दी है इस मंडे ने, बट स्टिल आई होप कि एवरीवन इज़ सेफ एंड फाइन। अच्छा जी, पॉलिटिकल हैपनिंग आपको पता है हर घंटे के अंदर कुछ ना कुछ नई हो रही होती है। नई इन सेल्फ के बातें वही हैं, घूम फिर के किरदार मुख्तलिफ हो जाते हैं, कुछ ट्विस्ट आ जाता है, फिर कोई बात यूटर्न की तरफ आ जाती है। ये सारे मामलात हमारी जो सियासी जमातें हैं या सियासतदान हैं या हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसके अंदर कहीं ना कहीं होती रहती हैं। जनाब आपको पता है कि तमाम तर हमने पॉलिटिकल सूरत हाल पे ऑन एंड ऑफ बात भी करते रहते हैं। और चूँकि जिस तरह से अभी मैंने बात के आगाज़ में भी कहा कि अखबार के अंदर भी कुछ हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी खबरें मुझे सुबह सुबह देखने को नहीं मिली, और मैंने अपनी टीम से कहा कि न्यूज़पेपर दे दो, शायद कोई अच्छी खबरों में सुबह सुबह बता दूं। लेकिन बजट आने वाला है, सबसे बड़ी खबर या बुरी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हम मुख्तलिफ डिबेट्स देख रहे हैं। टैक्सेस लगेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। उसके साथ साथ जी अनफॉर्चुनेटली कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात भी हैं। पेशावर में भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि एक कैप्टन और हवलदार जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये जो इट्सेल्फ अब हमारे मुल्क के अंदर ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें हम महंगाई का चैलेंज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज है, उसके साथ साथ फिर अब ये जो दहशतगर्दी है जिस पे इतना अरसा लगाकर इतनी जानों का जो कह ले जाने कुर्बान करके जिस तरह से इस पे काबू पाया गया, फिर से अगर ये चीज़ें होने लगेंगी तो ये मामलात कुछ हौसला अफजा नहीं है, अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो लिहाजा आज हम आगाज़ में पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो बात करेंगे उसमें पीटीआई एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। हमें पता है कि पीटीआई का जो सेक्रेटरीट था उसको भी जो कह रहे गिराया गया, वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, और उसके बाद फिर जो भी मामलात हुए हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत की जानिब से जी मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है। क्या ये मुज़ाकरात महज सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक है कि क्या वाकई हुकूमत इस हवाले से कुछ सीरियस भी नज़र आ रही है? पीटीआई की पॉलिसी भी दूसरी तरफ समझ से बाहर नज़र आती है। एक तरफ तो जी मुज़ाकरात भी चाहती है, अवाम में पॉपुलर भी है, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने एहतजाजी सियासत भी करनी है। ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही है? मौलाना फजल रहमान आजकल एक बहुत अहम, दो कि वो हमेशा से एक अहम स्टेक होल्डर रहे हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात की बाज़गश्त के अंदर मौलाना साहब की इंपॉर्टेंस भी बड़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इन तमाम तर मौज़ूआत पे ज्वाइन करेंगे पहली दफ़ा हमारे पब्लिक न्यूज़ पे, मेरे शो पे, और बहुत टाइम के बाद उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उसामा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है, ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरह आपने आगाज़ किया, गर्मी काफ़ी है और उसमें जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी बढ़ रही है, तो हर तरफ से गर्मी है, हर तरफ से एब्सोल्युटली उसामा गर्मी है। लेकिन इस गर्मी को कोई कह रही ना एसी की हवा लगती हुई बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही है। जो हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ एहतजाजी सियासत की बात करते हैं, ये सारे मामलात कहीं भी जो एक होते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी तरफ जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। डू यू थिंक इन द नियर फ्यूचर में ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस पे बार बार आप जैसे एंकर्स भी और तज्ज़ियाकार भी
बात करते हैं कि बड़ी ज़रूरी है मुल्क के लिए, नज़र आ रही है आपको होती हुई? मुझे नहीं लगता, ना तो हमारे कोई सियासी इस्तेहकाम अभी फौरी तौर पर नज़र आ रहा है, ना ही मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। और जिस तरह आपने एसी की बात की, तो अब वो एसी चलाएंगे कैसे? बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इसलिए अब कौन एसी लगाएगा इस सियासी अदम इस्तेहकाम में? यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है, तो तभी फिर मामला आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो टेबल पे ही नहीं बैठा जा रहा, कोई आगाज़ तो हो, तो गैर मशरूत तौर पर कहीं बैठ ही नहीं रहे। और आपने दुरुस्त कहा कि कहीं हमें लगता है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कभी ऑफ़र करते हैं कि जनाब बैठकर बातचीत हो जाए, जहाँ कहते हैं हम बैठते हैं, जिस तरह कहते हैं हम बैठते हैं, मगर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है और इसलिए आपके साथ बैठने का फ़ायदा नहीं। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये जो बातें कहते हैं अगर वो हम मान ले तो हम तो जेल में होंगे। यानी बुनियादी जो उनका नुक्ता है तहरीक इंसाफ का, वो है कि फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स दिए जाएँ। अब फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स का मतलब है कि हुकूमत नून लीग के हाथ से चली जाए, तो वही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नून लीग के हाथ से जाने का मतलब ये है, उनको ये खतरा है कि फिर तो तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिल सकती है। तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिल गई तो वो कहते हैं हम फिर जेलों में होंगे। तो हमने तो ये 2 साल पहले जो सारा कुछ किया था वो इसीलिए किया था कि हम जेलों से बाहर आ सकें, तो फिर फ़ायदा क्या है ये सारा कुछ करने का और इतनी बदनामी लेने का? अवामी मैंडेट हमारे पास रहा ही नहीं है, लोग हमसे नाराज़ गुस्से में हैं। और आगे जिस तरह आपने बजट की बात की, उसके बाद तो मुझे डर है कि लोग सड़कों पर होंगे और पता नहीं फिर उसके बाद हुकूमत किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शदीद परेशान है। IMF ने जो शराइत रखी हैं जिसमें बुनियादी तौर पर 18% GST आपने हर चीज़ पर लगाना है, हर चीज़ का मतलब है हर चीज़ पर, तो उसमें अद्वियात भी शामिल हैं, उसमें पेट्रोल भी, तो वो कैसे लोग गुजारा करेंगे? अच्छा उसामा, भी आपने खुद भी बात की कि ये एक जो आगे बजट आने वाला है, चूँकि अब ये जून का महीना 7 जून को आई गेस ये प्रेजेंट होना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होगा ये मंथ भी। और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि हुकूमत के लिए अभी जिस तरह से वो अपनी कारकर्दगी को, जितनी कंट्रोवर्सीज के बाद इन इलेक्शन को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन आप एक जो मौशी चैलेंज है वो स्टेट के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आवाम को अगर आप मज़ीद टैक्सेस या महंगाई की सूरत में कोई धचका मिला तो ये स्टेट या गवर्नेंस के हवाले से उनको बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आवाम में अपनी रिट कायम करने या अपने आप को मनमाने के लिए, अपनी आने जो हुकूमत है उसको जस्टिफाई करने के लिए दे आर पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं आउटकम नहीं देगी तो वो सबसे बड़ा मौशी चैलेंज होगा। यही बुनियादी मिला सवाल है, बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि ये IMF की अप्रूवल वाला बजट होगा। पहले ये होता है कि अच्छा IMF की ये शराइत है, हमने उनकी शराइत के मुताबिक एक बजट तैयार करना है। नहीं नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं है, ये पूरे का पूरा IMF का बजट होगा, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। हत्ता कि IMF ने शर्त रखी है कि हम आपको ये चीज़ें बताकर जा रहे हैं, अभी कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, पहले आप इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं। यानी आप ऐसा बजट पास करें जिसमें ये सारी शराइत पूरी हो चुकी होंगी। अमूमन ये भी आप सुनते हैं ना कि जी IMF से हमारा मामला तय हो गया, हमें ये करना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमें कर गुजरना होगा, वो बात की बात नहीं है। अब सारा कुछ करना होगा, उसके बाद वो आपके साथ एग्रीमेंट की तरफ आएंगे। यहां तक बात है कि इसको तहरीक इंसाफ को भी इसमें कहीं ना कहीं आपको शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर बात होगी। अब जो IMF की शराइत हैं उसमें आपने सही कहा कि पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। यही शहबाज शरीफ साहब को अब गम खाया जा रहा है कि मैं क्या करूं, पिछले 2 साल का बैगेज भी है, ये भी नहीं कह सकते कि जी हो हम तो अभी हुकूमत में आए हैं। और आपने देखा भी गंदम स्कैंडल में वो निगरान हुकूमत को भी कुछ नहीं कह सके, और वो जो सारा था कि जी बड़ी इंक्वायरी होगी, ये सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो गया मुल्क को, वो कुछ भी नहीं हुआ। 4 अफसरों का नाम देकर और बस जी इन्होंने रोका क्यों नहीं, भाई जिन्होंने फैसले किए उनको कुछ नहीं कहना। अभी तक चंद दिन पहले तक गंदम आ रही थी, हमारी कटाई भी हो गई। तो हुकूमत हमारी जो है माजरत के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है इख्तियार से, इनके पास सिर्फ इख्तियार ये है कि दबा दो, प्रोटोकॉल का इख्तियार है, और तहरीक इंसाफ को दबाने का इनके ऊपर जो भी इख्तियार है या ऑर्डर्स हैं वो ये कर सकते हैं। बाकी आप देखिए साफियों के साथ क्या हो रहा है, वो एहतजाज करें, वुकला एहतजाज करें, किसान हैं, मजदूर तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये हुकूमत फंस गई है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर IMF की मानते हैं तो फिर अवाम पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर IMF की नहीं मानते तो फिर इनको खतरा है कि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। तो ये जो आगे कुआं पीछे खाई की बात करें, इस खाई और कुएं में तो उसामा अवाम ही जाएगी कहीं ना कहीं। इनकी शायद पॉलिटिकल स्टेक्स, ये तो इतना अरसा उन पे हुकूमत करते आ रहे हैं, लेकिन इस खाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है गिरकर, वो अवाम का होने वाला है। इस दफ़ा मुश्किल लग रहा है, अवाम का तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान का खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मैं उसकी एक मिसाल आपको 8 फरवरी दे देता हूँ।
आप देखें कि किस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि वो सब कुछ कर गुजरा जाए जो किसी जमात के साथ करें तो उसके बाद आपको लगेगा कि वो जमात कहीं नजर ही नहीं आएगी। और इसीलिए तज्जियाकार ये कहते थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा से भी सफाया हो गया, पंजाब में भी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं है ही नहीं, इसको तो डिस्कस ही ना करें, तो बस कुछ और सिनारियो होगा। लेकिन आप देखेंगे फिर क्या हुआ कि रातों को किस तरह से फिर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना पड़ा, सबके सामने है। अब आप ये देखिए कोई तो वजह है कि आपको ये रोकना पड़ रहा है कि जी साफ़ी जो हैं वो अदालत को रिपोर्ट नहीं कर सकते, यानी अदालत की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, फिर साफ़ी ने करना क्या है, फिर रिपोर्टर का काम क्या रह गया, फिर तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर या अदालतों की वेबसाइट पर आ जाएगा ये हुक्म आ गया है, ये फैसला आ गया है, और बस आप देख लें। तो ये खौफ है कि लोग कुछ बात ना करें, कहीं से कुछ चीज़ रिपोर्ट ही ना हो जाए। तो जब ये खौफ इतना आता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को पता है कि फिर अवामी रद्दमल इतना आएगा कि हमें ही बहा कर ले जाएगा। अभी आपने आज़ाद कश्मीर में हालात देखे, किस तरह लोग निकल आए, फिर वो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में एक ट्रेलर चला है कि लोगों ने खुद जाकर पेस्को दफ्तर में जाकर बिजली ऑन कर ली, कितनी खतरनाक बात है। और फिर आगे से वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद की बिजली बंद कर देंगे। तो ये तो हालात हो गए हैं। इसीलिए आपने देखा कि गंडापुर साहब जिनके बारे में कहते थे जी इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये जो हम कहेंगे वही करेगा, फिर उसको फौरी तौर पर बुलाया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं, वज़ीर तवानाई लगारी साहब बैठते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश होती है। तो ये जो है ना कि इस दफ़ा आम खाई में जाएंगे, वो तो बेचारे पहले ही खाई में पता नहीं कितना गहरा गिरे हुए हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस दफ़ा वो आसानी से खाई में नहीं रहेंगे, वो किसी और का भी गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे इधर हमारे साथ गिरो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कहा है पाकिस्तानियों कुछ दिन रह गए हैं, इंतज़ार कर लो। ये जिस इंतज़ार की बात कर रहे हैं ये कौन सा इंतज़ार है उसामा साहब? क्योंकि एक तरफ तो हमें बज़ाहिर लगता है कि रिलीफ मिल रहा है, कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, फिर एकदम से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या धचका मिलता है तहरीक इंसाफ को जिससे लगता है कि नहीं ये सिर्फ बातों की हद तक है। तो ये इंतज़ार कब तक रहेगा PTI के सपोर्टर्स का? अर्मिला, अगर हम हालात देखें ना तो उसमें तो ये नज़र आता है कि इस तरह से मजीद चल नहीं सकता ज़्यादा अरसा। आपने पिछले 2 साल देखे ही हैं कि क्या सूरत हाल रही है और हम उसका रिपीट ही देख रहे हैं। यही कह सकते हैं उसका थोड़ा सा मजीद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियाँ, छापे वगैरह वगैरह जो भी है हम जो देख चुके हैं उसका कंटिन्यू करना तो कोई मसला नहीं है हुकूमत के लिए, और वो कर भी रही है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, यही चीज़ करेंगे। मगर असल जो इम्तिहान है वो है माशी, और हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि आप जो मर्जी कर लें आप मईशत को बेहतर नहीं कर सकेंगे जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेकर आएंगे। और हुकूमत के लिए सियासी इस्तेकाम उनको लगता है कि मौत है। सियासी इस्तेकाम से मतलब है कि एक ही पार्टी है ना जो इख्तिजाज करी है, या मौलाना साहब हैं, आपने अच्छा उसमें इब्तदाई में बात की, मौलाना साहब को भी बड़ा मुश्किल है, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑफर की गई है, उनको कुछ और सीट्स ऑफर कर दी जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब को भी अभी लग रहा है कि इस वक्त जो माहौल बन चुका है, जो भी इस वक्त इस तरह को मुफाहमत की सियासत करेगा या हुकूमत साजी में आ जाएगा कि हुकूमत में बैठ जाएगा, उसका मुस्तकबिल नहीं है। मौलाना को आगे ही नजर आ रहा है कि उनकी तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में था ज्यादा वोट बैंक, वो इतना ज्यादा मुतासिर हो चुका है PDM 1 की वजह से, तो अब उसको रिपीट नहीं करना चाहते। तो अब इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। देखिए जजेस का आप मामला देख लीजिए, अभी ये भी पता लग रहा है कि ये असल में जो खत है ये पहले 7 जजेस ने लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और ये उन्होंने 10 मई 2023 में लिखा था मुदाखलत का, और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये 1 साल से मामला इतना गड़बड़ हो गया हुआ है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं अदलिया है, हुकूमत के साथ महाजरा ही चल रही है, हुकूमत जो है उनको दबाने की कोशिश कर रही है, अदलिया जो है वो हसास इदारों के बड़े अफसरान को बुला रही है, वो कह रहे हैं जी रिपोर्ट करें, हुकूमत कहती है हम रिपोर्ट नहीं होने देंगे। अच्छा, वो पैमरा वाला मामला चल रहा है। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, वो एहतजाज किस तरह हम जलसे कर सकें, फिर उधर से मौलाना साहब उसमें शामिल होना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं। तो हुकूमत ने फ्रंट्स नहीं कर सकती, खोल सकती, और उसके बाद आप मईशत का तो आप सोचे भी ना। लेकिन हो ये रहा है कि वही जिदबाजी है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमने चुप नहीं बैठना। ऑफर जाहिर है की जा सकती है कि आपके हम केसेस खत्म कर देते हैं, लेकिन आप किसी तरह की कोई एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे, हमें 5 साल आप चलने देंगे। आप मुझे बताएं तहरीक इंसाफ कभी इस तरह कर सकती है? वो कहते हैं जी हम 2 साल से सही रहे हैं, ठीक है, फिर हम जेलों में ही रहते हैं, लेकिन हम एहतजाजी सियासत ही करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो कह रहे हैं ना प्रेशर कुकर, जो आपने पूछा सदर आरिफ अलवी क्यों कह रहे हैं, वो प्रेशर कुकर मेरा ख्याल है वो जुलाई है।
वो जुलाई है। अच्छा उसामा, आपने खुद बात की कि अब तहरीक इंसाफ उस तरह से जो के लिए डील वाला मामला कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर है अवाम ने जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस एक हाई की हुई है, जो जिस बयानिए फिर तहरीक इंसाफ इतने अरसे से ये वोट बैंक बनाती आ रही है, अपनी पॉपुलैरिटी बनाती आ रही है, तो वो तो बयानिया भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा अगर किसी भी तरह अवाम को ये लगा या किसी भी स्टेक होल्डर को ये लगा कि जी ये कहीं ना कहीं डील वाला मामला है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई चला गया हुआ है और इस लेवल पर तहरीक इंसाफ उसको ले गई है, उनके बानी चेयरमैन इसको ले गए हैं कि अब वो अगर पीछे हटेंगे तो उनको लगता है कि उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, और वो मज़ामत से पीछे नहीं हटेंगे, वो ताकतवरों को ललकार करते रहेंगे। जहां आप देखिए कि कुछ ऐसी कोशिश नज़र आती है, कोई बात नज़र आती है, तो वो ऐसे बयानात आ जाते हैं जेल के अंदर से कि वो सब कुछ हिल जाता है। और आप देखिए अब पंजाब काबीना क्या कह रही है, पंजाब काबीना ने अप्रूवल दे दी है कि जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके बानी चेयरमैन के खिलाफ जो है हमने संगीन मामलात का एक मुकदमा चलाना है कि वो अंदर से उन्होंने कोई साजिश जेल के अंदर से बैठकर कर दी है। और अब ये नजर आता है कि शायद ये एक प्रेशर भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल बैन करने की तरफ जाया जाए। तो उसके बाद क्या हालात संभल सकेंगे? आप सही कह रही हैं कि एक तो ये लेवल है, लेकिन देखिए डील तो हो नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। डील का मतलब है कि ये कहानी खत्म है, वो तो वो जिस तरह अभी वो एक प्रॉपर्टी टाइकून का आ गया ना, ओवर माय डेड बॉडी, तो मैं तो नहीं आऊँगा वो किसी गवाही में और ये सब कुछ। तो इस तरह वो मामला तो तहरीक इंसाफ के लिए ओवर माय डेड बॉडी वाला हो चुका है, वो ये नहीं आ सकते। लेकिन कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और जाहिर है कि उसके लिए हुकूमत को ही ज़्यादा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत का मतलब यह है कि उनके पास इख्तियार ज़्यादा है। बाकी वो तो तहरीक इंसाफ के लिए कि हम तो भुगत ही रहे हैं, फिर ऐसे ही चलने देते हैं, फिर ऐसे ही चलने देते हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा गाजी, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब, और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में गर्मी के हवाले से बात की थी। दो के बच्चों को स्कूल की छुट्टियां तो दे दी गई हैं, लेकिन गर्मी है कि इसका ज़ोर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हीट वेव के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने कुछ खदशात का इजहार किया है। कराची के अंदर भी और लाहौर में भी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल इट वाज लाइक 42 टेम्परेचर था और 45 फील्स लाइक था। सो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है और ये ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जिस पे हम बार बार बात भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल जी बारिश के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या होगी बारिश? ये जो गर्मी है बहुत ज़ोरों की पड़ी है, इसका ज़ोर टूटेगा, इस पे भी अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। हमें लाहौर और कराची से ज्वाइन करें जी। लाहौर से हमारे साथ सुलेमान चौधरी होंगे, जबकि मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमें कराची से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कराची का रुख करते हैं, मुजम्मिल आपसे ही अपडेट ले लेते हैं। कराची का वेदर कैसा है? लाहौर में तो बहुत शदीद गर्मी है और कराची में चूँकि हमें पता है कि ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी बड़ा ज़्यादा होता है, और दो कि जब हवा चले तो वेदर कुछ प्लेजेंट भी हो जाता है। लेकिन अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची के मौसम की? अर्मिला मैं बताता चलूँ आपको कि कराची जो सिंध है, इस वक्त सिंध ज़बरदस्त तरीके से हीट वेव की लपेट में है। कल मोइंजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी था, 52 वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, 51 जैकबाबाद में रिकॉर्ड किया गया। कराची गो के हीट वेव की कोई ख़बर नहीं है कि, मगर मौसम जो है वो शदीद गर्म है। कल भी 36 सेंटीग्रेड था और आज भी जो है वो सुबह जब हमने जब इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त 34 से 35 सेंटीग्रेड है कराची का दर्जा हरारत। अगर बात की जाए कराची के स्कूलों की तो वहाँ पर हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, जिसके पेश नज़र जो है मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे, गो के स्कूल जारी थे। अब देखिए बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ये एलामिया जारी किया कि मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए जाए, लेकिन क्लासेस जो है, जो छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जिसको माहिरीन सेहत यही कहते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा हीट वेव से मुतासिर होते हैं, गर्म मौसम से मुतासिर होते हैं, वो स्कूल जारी थे। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे थे। अब आज बात करें मौसम की तो शहर कराची में जगह जगह हीट वेव कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर ठंडे मशरूबात और पानी लोगों को फराहम किया जा रहा है। लेकिन शहर कराची का मौसम जो है वो सर्द, शदीद गर्म और मरतूब मौसम है। ये बताएं बारिश के हवाले से कोई महकमा मौसमियात ने अपडेट दी कि बारिश होगी कुछ इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में?
देखिए अभी तक महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी कोई पेशन गोई नहीं की गई है। महकमा मौसमियात की बार बार ये कहा जा रहा है कि शहर कराची का मौसम जो है वो बतदरीज गर्मी की तरफ जाएगा। अभी 27 और 28 जो है वो शदीद तरीन गर्म दिनों का कहा गया था, और आप देखते हैं कि आने वाला वक्त में जून में जो है वो बारिश की पेशन गोई बताई जा रही है। फिल वक्त तो कराची में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ठीक हो गया मुजम्मिल, थैंक यू, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा चूँकि सुलेमान भी हमें लाहौर से ज्वाइन करे हैं। सुलेमान, मैं तो आपके जो गर्मी में खड़े होने से रिलेट कर सकती हूँ कि आप बहुत देर से खड़े होंगे, बट स्टिल गर्मी लाहौर में बहुत ज़्यादा है। जिस तक कराची में वो हवा की बात तो कर रहे थे, अभी ताज़ा तरीन क्या टेम्परेचर के हवाले से अपडेट है? एंड सेकेंडली, लाहौर में कोई बारिश के चांसेस हैं? अगर आपके हवाले से कोई रिपोर्ट हो आपके पास इस हवाले से। मौसम की बात की जाए तो आज जो लाहौर का मौसम है वो 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो उसकी फीलिंग है वो 46 सेंटीग्रेड तक दिखी जा रही है। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन शदीद धूप जो है वो उसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो इसकी जो शिद्दत है उसमें बढ़ोतरी आएगी और दिन जो है वो गर्म तरीन गुजर जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर में जो गर्मी की शिद्दत है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, इसलिए पंजाब हुकूमत ने पंजाब के ऐसे अजला जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पर हीट वेव के खदशात का इजहार किया है और हीट स्ट्रोक होने के खदशात का इजहार किया गया है। अगर दर्जा की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवां साल गर्मी की वजह से जो दर्जा हरारत है वो पंजाब में 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जो भी पंजाब के अजला वो अजला हैं जहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। आज डीजी खान में 49 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह जो बहावलपुर है, मुल्तान में, वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 45 से 47 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस हीट वेव की वजह से जो हीट स्ट्रोक होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मजदूर इसके साथ साथ जो दीगर अफराद जिन्होंने अपने दफातर में जाना होता है वो मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, वो घरों से बाहर निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक उनको होने का खदशा होता है। तिबी माहिरीन ये बताते हैं कि अगर ज़्यादा देर सूरज की रोशनी में रहा जाए तो इंसान का जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा बहता है, जिसकी वजह से उसके दूध जो है वो पसीने के बंद हो जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो नींद बेहोशी की हालत हो सकती है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आपने घरों से बाहर निकलना है तो सर ढांपें और जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाए। जहाँ बीमारी की यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो इस गर्मी में बीमारियाँ भी जो हैं वो पंजाब में उसका रुख किया है। गैस्ट्रो और डायरिया वो ऐसी बीमारी है कि जो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो मशरूबात हैं उसकी रेडियाँ बेजा नज़र आ रही हैं। लोगों ने अपने जो कारोबार इस मौसम में उनको चमक जाते हैं कि लोग रेडियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं वो तकसीम करते हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि यहाँ इन रेडियों पर जो शरबत बिकता है उसके बारे में क्योंकि कोई क्वालिटी उसके अंदर कंसर्न्स होते हैं, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर होती हैं। सुलेमान, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम जरा एक बार फिर मुजम्मिल का रुख करते हैं। मुजम्मिल, जिस तरह से भी आपने खुद भी बात की कि कराची के अंदर हीट वेव ऑब्वियसली है, अब ये तो हम सेंट्रल कराची या कराची के स्पेसिफिकली बात करें, लेकिन जो थर का इलाका है या दीगर इलाके हैं वहाँ पे तो गर्मी की इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा होती है। सो उस हवाले से भी अगर आपके पास कोई अपडेट्स हैं। आज ही बिल्कुल देखें, मैंने जैसे बताया था आपको कि कल पाकिस्तान में जो है मोइंजोदड़ो जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी था और 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद जैकबाबाद था 51 सेंटीग्रेड। इसी तरह थर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। जो अंदरून सिंध के इलाके हैं वो वहाँ पर शदीद गर्मी है, हीट वेव भी है वहाँ पर, और गो कि कराची में हीट वेव की लहर नहीं है लेकिन मौसम जो है वो शदीद गर्म है। अगर अंदरून सिंध की बात की जाए तो अंदरून सिंध के इलाकों की वजह से ही इंटर के इम्तहान मुलतवी किए गए थे और मैट्रिक के इम्तहानात भी वहाँ के वजह से मुलतवी किए गए, तो वहाँ पे हीट वेव अलर्ट है। अब कराची में जो बात करते हैं अगर हम स्कूलों की, तो कराची में स्कूल लग रहे हैं और स्कूल बच्चे भी आ रहे हैं, स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन मौसमी असरात की वजह से जो है एनरोलमेंट कम है स्कूलों में। ठीक है, ज़ाहिर है गर्मी की वजह से बच्चों को स्कूल भेजना भी इत्सल्फ पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका भी। सुलेमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों नुमाइंदगान मौसम के हवाले से हमें अपडेट करे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जुम्बा डांस के हवाले से आपने सुना भी होगा, ये टर्म आपने नॉर्मली अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इसको कह लें एक्सरसाइज या अपनी फिटनेस के लिए इस डांस को प्रैक्टिस करते हैं। ये डांस है क्या, पाकिस्तान के अंदर इसका ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ, कौन लोग यहाँ पर करा रहे हैं जुम्बा, और किस तरह से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं जुम्बा डांस के ज़रिए। इसी हवाले से जी जानते हैं नसरुल्लाह मशल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जुम्बा डांस के हवाले से बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमिला। गुड मॉर्निंग पब्लिक में मैं हूं आपके साथ नसरुल्लाह मिशल अंसारी। यूएस से ट्रेंड हूं। जुम्बा में वेट लॉस चैलेंज 45 में जुम्बा डांस फिटनेस प्रोग्राम है। जुम्बा जो कि एक डांस वर्कआउट है। आप हंसते हंसते वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, डिप्रेशन भी ख़त्म कर लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में डिप्रेशन की मेडिसिन को जुम्बा ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये इतनी फन एक्टिविटी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। 45 मिनट टू 1 आवर की क्लास करते हुए आप फुल स्वेट हुए होते हैं और टाइम खत्म हो जाता है और आप देखते हैं कि अच्छा 45 मिनट 1 आवर मैंने क्लास भी कर ली, पता भी नहीं चला। जुम्बा में वर्कआउट ही आपको नहीं करा रहे होते, बल्कि 1 घंटा या 45 मिनट आपको स्माइल करना भी सिखा रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे होते हैं, हर मूव उनके लिए सरप्राइजिंग होती है, क्योंकि डांस है। डांस का नाम सुनते ही चेहरे पे जो है वो हंसी आ जाती है, तो खिल उठते हैं आप। और जब आप हर दिन नए नए रिदम्स के ऊपर, दुनिया भर के सारे डांस रिदम्स जो हैं इसमें हैं, नए नए डांस रिदम के ऊपर जब आप डांस करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वेट भी रिड्यूस कर रहे हैं, डिप्रेशन भी खत्म कर रहे हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं, डेली पार्टी करके जा रहे हैं। तो हम तो जुम्बा में कहते हैं ज्वाइन द पार्टी। एक क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने ये ग्रो क्यों नहीं इतना किया। इवन हमारी नेबर कंट्री इंडिया, उसमें जो है वो बाद में जुम्बा लेके आए और जगह जगह वो फैल गया, जगह जगह क्लासेस हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही ये क्लासेस कंडक्ट करता था लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। और इसका ना ग्रो करने की वजह मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे कहते हैं अच्छा ये रिलीजन के साथ हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलीजन जो है वो बहुत मॉडर्न रिलीजन है। फर्स्ट वीक में मैंने तकरीबन 4 kg रिड्यूस किया है। इसमें बहुत चीज़ें आप सीखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, और ये सारा कुछ मिलकर स्लीप मैनेजमेंट, और ये सारा कुछ मिलकर जो है वो आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाता है। हालांकि उनको पता नहीं इतनी फन एक्टिविटी है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपके दूं तो आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ जो है मोटिवेशन के लिए म्यूजिक लगाया होता है हमने, और म्यूजिक, हालांकि म्यूजिक कहीं और जा रहा है और आपका वर्कआउट कहीं और जा रहा है। अगर यही म्यूजिक अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी बीट के साथ सिंक के आप वॉक कर रहे हैं या आपको मूव कर रहे हैं या कोई मतलब फिटनेस मूव कर रहे हैं, डांस मूव कर रहे हैं, तो म्यूजिक के साथ सिंक है तो वो आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। हम क्लैप क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि ये साउंड पैदा होता है। इसी तरह की आप अगर आपको इफेक्ट मिल जाए वर्कआउट में तो आप मोटिवेशन से कर रहे होते हैं। तो मेरा जो ख्याल है कि ये जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं हुआ जुम्बा के साथ और फेक इंस्ट्रक्टर्स के साथ हुआ है, उनको नहीं पता कि जुम्बा क्या चीज़ है। जहाँ हम पूरा दिन डेस्क जॉब करते हैं और हम बैठे रहते हैं तो आपको वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलती। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस वर्कआउट इट रिफ्रेशेस यू एंड इट आल्सो हेल्प्स यू लूज वेट। ये इसी की वजह से अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 kg वेट भी रिड्यूस किया है। जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है जुम्बा से, अल्हम्दुलिल्लाह वो ले रहे हैं क्लासेस। लेकिन चूंकि मैं अकेला इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जगह जगह जाके करा नहीं सकता जुम्बा क्लासेस, ये भी एक वजह है। और हमारे यहाँ चूंकि ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं है, कुछ जो कि जगह जगह लोगों को जो है जाके टीच कर रहे हों, क्योंकि ये मैंने आपको बताया महंगे लाइसेंसेस होते हैं, इस वजह से ये लिमिटेड सी क्लासेस जो है ना अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपकी मुलाकात हम ऐसे फूड व्लॉगर से कराएंगे जो एज में इतने छोटे हैं। नॉर्मली इस एज के बच्चों को माओ को ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं, उनकी चॉइसेस बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, इनको खाने में पसंद या बड़े पिकी होते हैं, चूज़ी होते हैं। सो आज के जो हमारे 2 मेहमान हैं ये अपना व्लॉग चलाते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, वहाँ पर खाने खाते हैं, उनके रिव्यूज़ देते हैं और आप एज सुनकर परेशान हो जाएंगे। एक इनमें
से 6 साल के हैं और इनके साथ इनकी 3 साल की बहन है। ये छोटे छोटे बच्चे फूड रिव्यूज़ देते हैं। सोचें कितना शौक़ होगा खाने का, या अगर नहीं है तो पेरेंट्स ने इनको शौक़ इस तरह से डेवलप किया है इनके अंदर कि ये खाना खाएं और बहुत मज़ेदार किस्म के खाने खाएं जब उनको रिव्यूज़ देने पड़ते हैं। तो इसी हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ 6 years old हमज़ा मौजूद हैं, उनके साथ उनकी 3 साल की बहन है हरम, और उनके साथ उनके वालिद साहब हैं शर्जील साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। हमने आपको ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा दिया हमज़ा? नहीं? अच्छा हमज़ा, स्कूल की तो छुट्टियां हो गई हैं, कैसा लग रहा है? अब ज़्यादा व्लॉग करने का टाइम मिल जाएगा? कब स्टार्ट किया था आपने व्लॉग बनाना? जब मैं 4 years का था। 4 years का था। तो सबसे पहला व्लॉग कौन सा बनाया था? भूल गए? अच्छा शर्जील साहब, आपसे हम ज़रा अब बात का आगाज़ करते हैं। बच्चों ने ये फूड ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट की, और इतनी छोटी एज में बच्चों को किस तरह से आपने किया? क्योंकि ऑब्वियसली इस एज में बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता या उनके टेस्ट बड्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जब मैं 4 साल का था तो मोबाइल लेके बाहर गया और एक छोटा सा व्लॉग खुद ही बना लिया। तो फिर हमें मतलब वहाँ से पता चला कि इसको शौक़ है व्लॉगिंग का। तो हमने 4 years की एज में ना फेसबुक पे इसके व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए, 3 मिनट के, 5 मिनट के। लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होता था। तो फिर उसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहते थे, तो फिर हम इसको जो है ना फूड वाली साइड पे ले गए। अच्छा, वो जैसे ही पहली वीडियो बनाई विला की, वो वायरल चलेगी। उसके बाद फिर जो उसको तो पहला व्लॉग कहाँ बनाया था हमने? विला दी ग्रैंड बुफे में। अच्छा ओके। और कैसा था इनका ये? स्टार्टिंग करके दिखा देगा अगर इसको याद करके दिखाओ कैसे बनाया था। छोटी बहन को साथ लिया, छोटी बहन को साथ लिया और पहुंच गया अंदर को। भाई साहब अंदर का तो सीन ही और था। कढ़ाई के कबाब सब लाइव बन रहा था, हर किस्म का सैलेड था। बट मेरा फेवरेट तो रशियन सैलेड है। जबरदस्त। हम स्क्रिप्ट याद करवाना पड़ता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे क्लिप्स में जो है ना रिकॉर्ड करना पड़ता है और देन उसको फिर कंपाइल करके जो है ना। तो ये अब हरम भी इनके साथ थे। हरम गुड मॉर्निंग, नींद आ रही है? नहीं, एक्टिव हो? गुड, स्माइल करके दिखाओ प्यारी सी। यस। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ही जाती हो भाई के साथ, जाती हो ब्लॉग बनाने? नहीं जाती तो जाती हो। और खाना खाना पसंद है? क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? पिज़्ज़ा। क्या पसंद है? जूस। जूस। जूस हरम के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद हरम जूस भी पिएगी। अच्छा मुझे ये बताओ हमज़ा, जब खाना खाने जाते हो, जब रिव्यूज़ देते हो, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद होती है? दिल करता है यहाँ पे जाऊँ और ये वाला खाना खाना है मैंने? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। तो अभी तक पिज़्ज़ा का कोई रिव्यू किया है? कौन से पिज़्ज़ा का किया है? पिज़्ज़ा का नाम असल में इसको सोशल मीडिया का हम बिल्कुल भी जो है ना इसको नहीं पता, इसको कोई लाइक्स का नहीं पता ना, इसको मतलब हम अच्छा इसकी वीडियोस जाती हैं, इसको बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि वो छोटा बच्चा, हम इसको जो है जितना भी अवॉइड करवा सकते हैं ना, शॉर्ट से अवॉइड करवा सकते हैं। बहुत एडिक्टेड होता है। बड़ा ट्रिकी मामला है कि इतने छोटे बच्चे को आपने, अब जाहिर है ये पेरेंट्स के लिए बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन होती है कि अगर बच्चा सोशल मीडिया पे आ भी रहा है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी उसकी पर्सनालिटी में शामिल ना हो। लेकिन देखें ना, वो आजकल आपको पता बच्चे बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं शॉर्ट्स के, और उसमें फ़िल्टर भी नहीं आप लगा सकते कि आप बच्चों को फ़िल्टर लगा के दे दें कि कुछ ऐसा वैसा क्लिप्स ना आए। हाँ। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको शॉर्ट से और ये जो रील्स वगैरह उनसे अवॉइड करवाएं, अवॉइड कराएं। तो अभी इसको आइडिया है कि इसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, ये सारी नहीं, इन चीज़ों का इसको नहीं पता। बिल्कुल इसका 1,14,000 फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं और 82,000 के करीब जो है ना इंस्टा पे हैं। तो ही हैज़ नो आइडिया। नहीं, लाइक्स चक्रों का इसको नहीं पता। वैसे समटाइम जब मिलते हैं लोग तो फिर इसको पता कि हाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उस वजह से जो ना मुझे लोग मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप इनके किन रेस्टोरेंट्स में किस बेसिस पे आप लेके जाते हैं? आप खुद पहले जाते हैं या इनको लेके जाते हैं, ट्राई कराते हैं? नहीं, बहुत सारे हैं, जैसे ब्रॉडवे पिज़्ज़ा अभी रिसेंटली उसका किया है, जुबैदाज बच्चा पार्टी के साथ गए थे पिज़्ज़ा खाने का। हाँ अच्छा, तो पिज़्ज़ा के नाम पे हमसे फ़ौरन बोला है, वैसे बोल ही नहीं रहा, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहा। अच्छा फिर उन पे मतलब पहले हमारी कोशिश होती है स्क्रिप्ट लिखा जाए। अच्छा, क्योंकि यही हमारा यूनिक पॉइंट है कि उसको फनी वे में जो है ना फूड को जो है ना ऐसा बनाया जाए उसका शो। तो एक वीक में या दिन में रोज एक व्लॉग बनाता है या वीकली? नहीं, डेली में तो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ रूटीन होती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वीक में 2 ब्लॉग्स जो है ना हम एटलीस्ट बना 2 ब्लॉग्स बनाएं। तो अब हरम के साथ कितना मुश्किल होता है, बिकॉज ये तो भी बहुत छोटी है। अब
इसके साथ मतलब हमें इसको ये नहीं बताते कि हम ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर करते हैं हम। तो लाइक हम कहते थे कि आप ऐसे कर दो, हंस के बता दो या ऐसे घूम के दिखा दो। अच्छा। तो फिर जो स्क्रिप्ट लिखा होता है उसके वॉइस ओवर में वो चीज़ कवर हो जाती है। ओके। क्योंकि वैसे इससे करवाना बहुत मुश्किल है, ना आप इससे फोर्स कर सकते हैं, छोटी सी बच्ची है ना, वो भी। जाहिर है। अच्छा मुझे ये बताओ हमजा, जब खाना बहुत मज़ेदार लगता है तो क्या एक्सप्रेशन निकलता है आपका? भैया वो जो आपका वो है, क्या कहते हो लास्ट पे, वो बताओ। भाई साहब तुसी ते छा गए हो। अच्छा, ये आपका सिग्नेचर लाइन है, आप ये लाजमी बोलते हो जब आपको मज़े का लगता है। लास्ट टाइम सबसे मज़े की चीज़ क्या खाई थी पिज़्ज़ा के अलावा? नहीं, पिज्जा के अलावा कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपके आगे हमने हलवा पूड़ी रखी है, आप इस पर थोड़ी सी कमेंट्री करो और हमें बताओ ये खा के कि कैसी लगी आपको। चलो स्टार्ट। अब ये जाना है, ट्राई करना है। जैसे आप आए हो एक रेस्टोरेंट में, वहाँ एक हलवा पूड़ी पड़ी हुई है, आपने उसको टेस्ट करना है, पहले उसके बारे में बताना है और फिर टेस्ट करके बताना है। चलो चलो बाइट लो। यस। अच्छा, पहले जब रेस्टोरेंट में एंटर होते हो कैसे बोलते हो, एक्सप्रेशन क्या होते हैं? करो करो, खाओ खाओ, साथ साथ बताओ। मतलब उसमें हम बोलते नहीं है ना, ये लाइव इसकी नहीं होती, हम जाते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। वही मतलब रिकॉर्डिंग हाँ। में भी कोई होता है ना, बच्चा एंटर हो रहा है, क्या है, कैसा एक्सप्रेशन? भाई साहब तुसी ते छा गए हो। ठीक है, चलो बैठो। अच्छा, मुझे पढ़ाई तो नहीं असर होती इनकी? नहीं, मैंने बताया ना कि हम वीक में 1 या 2 बनाते हैं। सिर्फ उसकी वजह भी है कि इनका जो रूटीन है स्कूल की, ट्यूशन की या गाइड साहब से पढ़ते हैं, वो भी डिस्टर्ब ना हो। और मोस्टली हम शाम के टाइम जाते हैं, मतलब जब ये फारग हो गया होता है, तो इसलिए वो रूटीन इसकी हम जो डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अच्छा, ये तो नींद आ रही है हरम को। हरम आपको नींद आ रही है? अच्छा इधर आओ, मुझे आके अपना फ्रॉक तो दिखाओ। अच्छा भाई, हरम का फ्रॉक भी देखिए ना, इतना प्यारा तैयार हो के आई है हरम। अच्छा मुझे बताओ किसने तैयार किया था आपको? चाची। चाची ने। कि आपने अपनी पसंद का फ्रॉक पहना था? है उधर वो सामने कैमरे में देखो, आपकी पसंद का फ्रॉक है, आपको अच्छा लगता है? कलर फेवरेट कौन सा है आपका? कलर कौन सा पसंद है? इसको नहीं पता, मुझे पता। आपको पता है, आप बता दो। इसका फेवरेट कलर पिंक है। पिंक है? पिंक है। और ये बाल किसने बनाया? चाची। चाची ने सारे काम चाची ने किए, तो आपने खुद क्यों नहीं बनाए बाल? आप तो इतनी बड़ी हो गई हो, बाल नहीं बनाने आते? नहीं, एक्चुअली मदर गायनेकोलॉजिस्ट है ना। हाँ, शी तो, मस्ट बी बिजी, आई एग्री यार। जो ना फिर वो। अच्छा ज़बरदस्त। तो हरम अब आप मुझे बताओ, आपको हलवा पूड़ी खानी है? जूस पीना है? चलो भाई, हम ना आप बहन को जूस दो, आप बैठो तो जाके जूस पियो। अच्छा, बच्चों की व्लॉगिंग, अब हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, मुख्तलिफ बच्चे हैं व्लॉग बना रहे होते हैं, बट अभी जैसे हमने वो एक जो बच्चा था गिलगित का, उसके पेरेंट ने आके, उसके वाले साहब ने आके कहा कि उसकी मासूमियत ख़त्म हो रही है। इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए एज अ पेरेंट आप क्या समझते हैं, आपको क्या चीज़ें करनी होंगी इनको सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट या बाउंड करने के लिए? उनको मतलब जैसे मैंने कहा, इंटरेक्शन उनका कम से कम करवाना पड़ेगा हमें सोशल मीडिया से, क्योंकि जितना वो उनका इंटरेक्शन होगा, लाइव जाएंगे वो, मतलब फिर वो नॉर्मल रूटीन से हटते जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि इसको हम जो है ना उस चीज़ पे नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमजा, अब आपने क्या सोचा है, बड़े होके क्या बनना है? गेमर। गेमर के कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। माइनक्राफ्ट खेलते हो? आइडा वन फाइटर खेलता हूँ। फाइटर गेम खेलते हो? तो कितना टाइम खेलते हो, कितने टाइम खेलने की परमिशन मिलती है? पापा मना कर देते हैं, जब खेलने नहीं देते। नहीं देते? आप पापा क्यों नहीं खेलने? स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। कितना टाइम होता है इनके पास स्क्रीन का? इनका जहाँ पे मतलब इनको कोशिश में मिलता टाइम मिलता है, ये ट्राई करते हैं कि हम खेलें। बच्चों और इनको फूड ब्लॉगिंग वाली साइट पर लाने का मकसद भी यही था कि उनका स्क्रीन टाइम कम किया जा सके और ये बाहर की एक्टिविटीज है उसमें इनको इन्वॉल्व किया जा सके। तो इसलिए फिर इनका वो शौक डेवलप होता गया और अब ये बाहर जाते हैं साथ में अपना। मैं रॉब्लॉक्स भी खेलता हूँ। क्या खेलते हो? रॉब्लॉक्स। रॉब्लॉक्स भी खेलते हो? अच्छा, अब आगे कौन सा व्लॉग प्लान किया, कहाँ जाना है, कहाँ जाके खेलना है? अभी तो लास्ट हमने करवाया था, वो गिव अवे करवाया था 0 लाइक चैलेंज वाला।
फिर जो विन करेगा उसको हम रमादा में या पीसी में करवाएंगे। अच्छा, इससे तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी आप लोगों के साथ एंगेज होने की ट्राई करते हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली फिर पेड प्रमोशन भी बीच में होती हैं, तो फिर वो फिर साथ में एंगेज होते हैं साथ में। ज़बरदस्त। अच्छा, पेरेंट्स, एज अ पेरेंट मैं चाहूँगी इन द एंड आप कोई ना कोई ऐसी बात जो बच्चे या जिनके जो वालिदैन अपने बच्चों को इस व्लॉगिंग या डिजिटल दौर की तरफ लेकर आ रहे हैं, उस पर शिफ्ट करा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि कितना ख्याल रखना ज़रूरी है बच्चों को इतना एक्सपोजर देने के लिए? आप अच्छा कंटेंट आपको बनाना ज़रूरी है। लाइक बहुत सारे बच्चे अगर आप देखेंगे टिकटॉक पे मतलब म्यूज़िक वाली वीडियोस बना रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं पेरेंट्स के अगर कोई वायरल हो गया तो बजाय उनको रोकने के वो कहते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उनको क्रिएटिव चीज़ों की तरफ लेकर आना, कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अजीज साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमजा, थैंक यू अरम। जनाब, ये थे बच्चे जो व्लॉग्स बनाते हैं, दो कि अभी बहुत ज़्यादा जो खेले बातचीत इन्होंने नहीं की, बट स्टिल इनके वालिद के मुताबिक ज़ाहिर है चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं तो बड़ी मुख्तलिफ होती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब म्यूज़िक की बात करेंगे, और म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन हर की जो कह लें चॉइस बड़ी वेरी करती है। किसी को सूफ़ी कलाम पसंद होता है, किसी को कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक पसंद है, कोई बहुत ज़्यादा रैप सुनता है। तो आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ओकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है, ये आए हैं और बस छा गए हैं, स्टार बन गए हैं। इनका नाम भी, इनके नाम जो कह रहे हैं ना, इनका जो एक जगमगाता हुआ सितारा जिन्हें हम कहते हैं, इनका नाम भी उसी तरह का है। स्टार शाह इनका नाम है, असल में इनको आमिर शाह कहते हैं, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए स्टार शाह है। और ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टीचर है। इनका पहला गाना जब आया था उसके बाद से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर हुआ। उसके बाद फिर इनको एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर चांस मिला और फिर ये देखते ही देखते स्टार बन गए। स्टार शाह इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इतने ज़बरदस्त गाने के लिए, और जितना लोगों ने उसको पसंद किया है। वी नो कि एज ऑडियंस, एज लिसनर्स, वो बहुत ज़बरदस्त आपका गाना था। कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और मोहब्बत ही मोहब्बत जो है वो मिल रही है। ग्लोबली लोग प्यार कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं अब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब ऑब्वियसली आपका पहला गाना आया था ओकाड़ा वाला, आपने अपने इलाके की मुनासबत से वो गाना गाया था और बहुत पॉपुलर हुआ था। जो ओकाड़ा के लोग थे और वैसे भी ज़बान ज़द-ए-आम हुआ था वो गाना। उसके बाद फिर जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, आपको ये रियलाइजेशन थी कि ये इतना बड़ा एक हिट हो जाएगा ये गाना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए प्लान कर रही होती है। मतलब जैसा कि मैंने ओकाड़ा वाले गाने में एक लाइन लिखी थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने उस गाने में ये कहा था कि मेहनत है जारी हो सारी, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री च गावांगा एक दिन इंशाल्लाह। वाह। तो शायद अल्लाह हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, डेफिनेटली। जी, तो वो सारे जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रही हैं चीज़ें। मैं खुश हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मौका मिला परफॉर्म करने का, और जो है लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी शायरी को ऑन कर रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, हमारे गाने को अपना गाना वो मान रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके जो शायरी है वो बहुत रिलेटेबल है बहुत सारे ऑडियंसेस के साथ। ऑब्वियसली जिस तरह का रैप आपने 2 AM के अंदर किया है, और जिस तरह से उस ओवरऑल उस गाने की फील है, ये जब आप लिखते हैं क्या थॉट प्रोसेस या क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जब एक गाना आप लिख रहे होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि सम टाइम तो ये होता है कि हमें सिचुएशन दी जाती है, हाँ, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि जो आमद हो रही होती है फिर वो हम उसको गाने की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपने अपने आप को ढालना होता है उस चीज़ में जिस टॉपिक पे आप चल रहे होते हैं। तो यूजुअली मैं एक मुद्दा कोई सा भी चूज़ करता हूँ एजेंडा, देन मैं उसके अराउंड जो है वो लिखने की कोशिश करता हूँ। How was your experience working with the जुल्फ़ी? मतलब जुल्फ़ी भाई के काम को everybody love, जिस तरह से कोक स्टूडियोज़ के हम सीजन्स देखते आ रहे हैं और जिस तरह से म्यूज़िक वो बना रहे हैं, he is a phenomenal human as well, that's what I believe. उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? एक्सपीरियंस प्रोफेशनली, पर्सनली, ऑब्वियसली एक के साथ आप इतना काम कर रहे हो तो एक बॉन्डिंग होती है। How was that experience?
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो जुल्फ़ी सर हैं, मैं उनके लिए दुआएं बहुत करता हूँ और मुझे ऐसे महसूस होता है कि जुल्फ़ी सर जो हैं वो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक एसेट हैं। वो एक म्यूज़िकली एंजल लगते हैं मुझे, कि जो अपने मुल्क की जो टैलेंट है उसको दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और आपने इस सीज़न में बहुत सारे नए आर्टिस्ट देखे होंगे और आप अभी देखेंगे भी जो बाकी गाने आएंगे। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी इसके लिए, जो कि जुल्फ़ी सर ने जो है ना इनिशिएटिव लिया कि नए टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करके उनको आगे पुश किया। और फिर एज ए ह्यूमन बीइंग वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मैं ज़्यादा खामोशी इख्तियार करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो उस्ताद हैं तो उनसे सीखने को बहुत तो कुछ डर मिलता लगता है। उनसे? नहीं, डर नहीं लगता। वो ही इज़ सो हम्बल, मतलब उनका लेवल कहीं और बहुत ऊपर है, लेकिन वो जब आपसे मिलते हैं तो वो आपके लेवल पर आ जाते हैं। उनकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो ये है, वो आपको कभी फील ही नहीं कराते कि ही इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट या वो इतने बड़े इंसान हैं। वो हमेशा आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे आप उनको जानते हैं। मतलब जब भी वो मेरा नाम लेते हैं स्टार्शा करके ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड व्हेन ही हग्स मी, मतलब वो अच्छा लगता है कि यार अच्छा लगता है। बड़े प्यारे इंसान हैं। ज़िशान अली, अब ज़िशान की मैं बात इसलिए करूँगी बिकॉज ज़िशान ने बहुत स्टार्ट से बहुत मेहनत की है, सारा कुछ है, और फाइनली अब वो रिकग्निशन ज़िशान को मिली है एंड ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर एज वेल। उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन, दो आप अपने जॉनरा में कमाल हैं और वो अपने जॉनरा में कमाल हैं, सो आप दोनों का कोलैबोरेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। ज़िशान के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अरे ज़िशान, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। ज़िशान भाई तो उस्ताद बंदे हैं, नॉलेज वाले हैं और फिर सीखे गाए हुए हैं माशाल्लाह। तो उनके साथ काम करने का पता नहीं था कि उनके साथ गाना मेरा इस गाने में 2M में वो फीचर। यस, आई हैड नो आइडिया कि इस गाने में ज़िशान भाई जो है मुझे फीचर कर रहे हैं। लेकिन जब पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी था कि मतलब अब वो एक मंझे हुए जो हैं वो गायक हैं। अब मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी तो, लेकिन उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में रखा मुझे, कंफर्ट दिया मुझे कि ठीक है यार आप इजी फील करें। तो वो जब हमारा कोलैबोरेशन हो गया तो फिर मुझे ज़्यादा खुशी होनी शुरू हो गई कि हाँ यार गाना भी अच्छा बन गया है और ज़िशान भाई खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आपकी ओवरऑल टीम के साथ बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, प्रोडक्शन वाइज हमने जब वो उसके BTS भी देखे थे, जब आप लोग गए थे अपने सेट के ऊपर, यू गाइज वर वेरी सरप्राइज्ड कि आप लोग के गाने के लिए इतना अच्छा सेट लगा है और बहुत डिफरेंट था, बहुत यूनिक सेट था। कैसा लगा सेट प्रोडक्शन वाइज, उस सारे गाने को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, आपने जिस तरह से अपने रैप को उसमें रखा और क्या वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सेट को लेके बात कर रही हैं, क्योंकि अब जब से जुल्फ़ी सर कोक स्टूडियो में आए हैं तो वो हर गाने के अकॉर्डिंग जो है सेट लगाते हैं, वरना उससे पहले जितने भी सीज़न हमने देखे एक ही सेट के ऊपर सारे गाने आते थे जो कि फ़िनोमिनल थे, बहुत ही खूबसूरत थे। तो हमारे 2AM के सेट को लेके मैं हाशिम अली सर का बहुत बड़ा उनका फ़ैन भी हो गया उनके काम को देख के, और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि पूरी दिलो जान के साथ उन्होंने वो सेट डिज़ाइन किया और उनकी पूरी टीम ने ऑफ कोर्स एफर्ट की। और मैम मतलब जब हम सेट पे गए थे तो वो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये सेट है। मैं सेट पे जाके पूछ रहा हूँ सेट किधर है। That was like very real. हाँ, तो वो मतलब वो इतना जो है वो रियल था कि वो यकीन नहीं हुआ, और फिर वो वीडियोग्राफी में इतना खूबसूरत दिखाया गया। बहुत अच्छा पोर्ट्रे हुआ था, वी लव्ड इट। उसके विजुअल वाइज ऑब्वियसली और जाहिर है जो उसकी मौसीकी है सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, पंजाबी सिंगिंग पाकिस्तान के अंदर दो किड्स पॉपुलर, हम बहुत अरसे सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अब पंजाबी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा जो कह लें लोग सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं और उनके ज़ाहिर कल्चर का हिस्सा भी है। आपका मवाजना यहाँ पर पाकिस्तान से वहाँ पे AP के साथ किया जाता है, AP ढिलन के साथ, कि भाई वो भी एक बहुत ग्रास रूट लेवल से आया और एकदम से आया और छा गया, आपने भी बहुत स्ट्रगल की। सो टेल अस अबाउट दैट, क्या आप अपने आप को उसके मुकाबले पे कंसिडर करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसा कोई और आर्टिस्ट होगा या मैं कोई आर्टिस्ट मेरे जैसा होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट किसी के जैसा नहीं होता। हर एक आर्टिस्ट की जो है ना एक अपनी यूनिकनेस होती है, तो मैं उसी पे बिलीव करता हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि मतलब मैं पंजाबी हूँ, मेरी माँ पंजाबी है, मेरी माँ बोली है पंजाबी, और मुझे पंजाबी होने पे फ़ख्र है। तो मैं भी जिस तरह बाकी दुनिया के पंजाबी हैं, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं हूँ वही प्रेजेंट करूँ दुनिया को, जो मैं नहीं हूँ मैं नहीं करूँगा।
क्या बात है। अच्छा तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें, आप हमें कुछ गुनगुना के सुना देंगे? जी वाई नॉट, मैं ज़रूर। जबरदस्त। ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च बई सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी है। क्या बात है, जबरदस्त। ये जब आपने ये खुद लिखा है जाहिर है? जी हाँ। और तो जब ये लिखा था तो ये सच्चे आशिकों की डायरी वाला जो जुमला आपने लिखा है, ये क्या थॉट प्रोसेस था, ये बताएं जरा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी फॉरगॉट के वी आर पीपल ऑफ लव। क्या बात है। नफरत दिखाई देती है मुझे मुआशरे में, Absolutely. नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो मैं शायद वो पॉजिटिवली ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम अच्छे लोग थे, हम प्यार वाले लोग थे, तो हम उनको भूलते जा रहे हैं जो हमारी रूट्स थी, जो हमारे बड़े थे। अब थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, लालची हो गए हैं, जो है ना बुरी आदतें, बुरी चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा आ गई हैं, हम लोगों को पसंद नहीं करते, दीवारें बनाई हुई हैं, तो शायद मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव इंसान होता है और उसके लिए पॉजिटिविटी को फैलाना एक आर्टिस्ट का काम ही है कि वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है पॉजिटिव जो कह लें मैसेज दे, पॉजिटिव एनर्जीज दे। बट अनफॉर्चुनेटली एज यू सेड कि बहुत नेगेटिविटी है इस सिनेरियो के अंदर। आपको लगता है कि आजकल के आर्टिस्ट या म्यूज़िक के थ्रू ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं? देखिए मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, पाकिस्तान वाले मुझे मेरे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बट बॉर्डर पार से बहुत प्यार आ रहा है। क्या वजह? यही वजह है कि हमारा जो मैसेज है, जो कोक स्टूडियो ने जितने भी अभी तक गाने रिलीज़ किए हैं वो क्या है, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वो लोग। हालांकि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन हो कुछ और है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लव, द पॉजिटिविटी दैट वी आर स्प्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक ही है जिससे एक आर्टिस्ट ही है जो लोगों को, जैसे मैडम नूरजहां थी, तो मैं जब उनका फ़ैन हूँ, हर कोई उनका फ़ैन है, मतलब जंग के लिए उन्होंने लिखा, मुल्क के लिए उन्होंने लिखा, हर तरह का म्यूजिक उन्होंने दिया। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है आर्टिस्ट अपनी आर्ट के जरिए। अब बेसिकली मैं हूँ भी रैपर, तो रैपर करते ही यही हैं, बिकॉज जो टूपाक जो है वो पायनियर था, जो स्टार्टर वो था, या वो काले जो थे वो करते थे, तो वो भी मूवमेंट्स लेके आते थे, मैसेज देते थे, मुआशरे में पॉजिटिविटी कन्वे करना। ज़ाहिर बात है कि रैपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ। ज़बरदस्त कि भाई मेरा मुल्क खूबसूरत है, हमारी सोच अच्छी है, तो भाई हम अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जब ये गाना हिट हुआ, ग्लोबली इसको पसंद किया, कोई एक कॉम्प्लीमेंट किसी एक स्पेसिफिक शख्सियत की तरफ से, चाहे वो आपकी फैमिली हो, कोई मेंटोर हो, जिसने कहा कि अच्छा अब मुझे यकीन आया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, कोई एक कॉम्प्लीमेंट किसी से मिला हो? जब मैंने उकाड़ा वाला गाना बनाया था, 2019 की बात है, तो 2019 में गाना आया, लेकिन मैंने इसको लिखा 13-14 में था। अच्छा ओके ठीक है, बहुत साल पहले लिखा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के। तब मुझे शम्स कारी ने, सलार शम्स ने सपोर्ट किया और मेरा पहला गाना जो है वो रिकॉर्ड किया वीडियो के साथ। और वो गाना जब उकाड़ा वाला रिलीज़ हुआ तो मुझे प्यार मिलना शुरू हुआ, लोग जानना पहचाना शुरू हुए, लोग एज ए रैपर जो है मुझे एक्सेप्ट करना शुरू हुए, उनकी मेहरबानी। लेकिन अब सलार भाई चूँकि मुझे एक लंबे अरसे से जानते हैं, इज़ सपोर्टिंग मी फ्रॉम डे वन, तो अब जब कोक स्टूडियो में जब गाना आया तो ही इज़ हैप्पी एंड ही वाज हैप्पी कि यार वो जो मेहनत, वो जो शुरुआत मैंने उकाड़ा वाले गाने में की थी आपको लेके, उनको ये लगता था कि यार मेरे अंदर कुछ है, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं कुछ भी हूँ आज। नहीं आप स्टार हैं भाई। मैं छोटा सा शायर समझता हूँ। तो सलार भाई इज़ वेरी मच हैप्पी विद मी कि यार स्टार शाह वाकई ये डिज़र्व करता था। और जिस दिन मेरा गाना आया तो उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके कहा कि यार शाह जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही ना, मतलब आपकी कामयाबी कम और मुझे मेरी कामयाबी ज़्यादा लग रही है। क्या बात है, तो दैट मेड योर डे। एग्जैक्टली ज़बरदस्त। आप बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बट यू आर अ टीचर टू एंड यू आर स्टिल टीचिंग। मैंने सवाल किया कि आप अभी भी पढ़ाते हैं, सो ही सेड हाँ। तो बच्चों का क्या रिएक्शन है, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? उनका टीचर एक स्टार है। अभी मतलब जिस दिन से गाना आया तो फ़ोन बहुत बज रहा है। अब दिन रात फ़ोन बजता है।
और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे बच्चियाँ काफ़ी साल से मुझसे पढ़ रहे थे, कुछ पहले के जो है ना वो पास आउट हो गए, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, तो सब बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मुझे पर्सनली भी जो है वो बता रहे हैं कि सर हम आपके उस टाइम पे ये स्टूडेंट थे, आपने में मैथ पढ़ाई, आपने में फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई। इवन कि 2AM के कमेंट सेक्शन में भी आपको मेरे स्टूडेंट्स नज़र आएंगे कि ही इज़ माई मैथ टीचर या ही वाज माई दिस टीचर, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे पढ़ाते थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो है वो बच्चे भी प्यार कर रहे हैं और गाना इतना जो है वो अच्छा बना हुआ है कि हर कोई इसको प्यार कर रहा है, एज का फ़र्क ही नहीं है। आई एग्री, हर एक को पसंद आ रहा है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पास इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे आप इंस्पिरेशन कह लें या जिसको आप आइडियलाइज़ करते हो या जिसका काम आपको बहुत पसंद हो, चाहे वो रैपर है या नहीं है? अब पाकिस्तान में अभी करंटली जो है ना जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे फैंस को पता है कि वो मेरी जान है, फ़ारिस शफ़ी। I'm a big fan of फ़ारिस शफ़ी भाई, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हें उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी यूनिक एंड गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट कि जो ऐसी चीज़ लिख रहे हैं, ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंटरटेनिंग वाली साइड अगर आप देखेंगे तो उनमें वो भी है, बट बिकॉज आई एम अ पोएट तो मुझे जो उनकी एक, लोगों को नहीं पता लेकिन उनकी एक सूफियाना साइड भी है। जैसे उनके गाने की एक लाइन है कि मैं कब्र में जाके बल्कि शिकायतें लगाऊंगा सबकी, मतलब लोग देखते हैं कि फ़ारिस शफ़ी जो है वो कुछ और कर रहा है, लेकिन मैं फ़ारिस शफ़ी को इस तरह देखता हूँ कि आप अंडरलाइन जो उनके गानों के अंदर मैसेज है उसको समझ रहे हैं। जी हाँ, दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं आगे क्या प्लान्स हैं, हम आपका मज़ीद म्यूज़िक स्टार शाह का लोगों को कब सुनने को मिलेगा और किस तरह का म्यूज़िक मिलेगा? अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि अवामी म्यूज़िक ही हो, मतलब अभी मैं अपना आप नहीं दिखा रहा अभी मेरी जो टीम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह का 2AM का गाना था, कुछ इस तरह की पोइट्री जो है वो अगले गाने में जो है वो लोगों की खिदमत में पेश की जाए। एंड आई एम वर्किंग ऑन माई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, मैं मेंशन नहीं करूँगा ड्यूरेशन, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा अगला गाना आ रहा है और उस पर ज़ोरों शोरों के साथ काम चल रहा है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा वो गाना जिसने आपकी लाइफ में चेंज लेकर आया, उकाड़ा वाला जो पहला आपका गाना था, हम ज़रूर चाहेंगे इन द एंड हमारे देखने वालों को आप थोड़ा सा वो भी सुना दें। जी व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। थैंक यू। असी किसे तो घट नहीं कोई नहीं साडे तो वध, साडी मुहब्बत ते नफरत दी कोई ना हद, लाइए जे यारी निभाइए फिर जान तो वध, दुश्मन नू मारिए जानो बिल चों काढे है, नजरी नवाबी ते हाजर जवाबी, बई कुड़ियां तू परे पर यारां दे आदि, ना मैं सवाबी तो ना मैं कराची तो ना मैं लाहौरी ना फैसलाबादी, जनाबे वाला मैं उकाड़े वाला होमी, जदों मैं बोला ते खुल जाए खुशियां दा ताला है, जनाबे वाला मैं उकाड़े। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच स्टार शाह, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत, अल्लाह करे आप इससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएं, अल्लाह ने आपको जितनी कामयाबियाँ दी हैं इससे ज़्यादा आप कामयाबियाँ समेटें, आप हमारे स्टार हैं, आपका नाम भी स्टार शाह है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जी स्टार शाह मौजूद थे, द सेंसेशनल, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा 2AM के चर्चे हैं, बहुत सारे लोगों ने गाना सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना ज़रूर सुने, यू लव इट। हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हम जिस शख्सियत के हवाले से बात करने वाले हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अहद तमाम हुआ। हम बात कर रहे हैं अदाकार हिदायतकार तलत हुसैन साहब की, जिनका कल इंतकाल हो गया। तलत हुसैन साहब ना सिर्फ एक अदाकार थे बल्कि वो अपने आर्ट और फ़न के हवाले से बहुत मकबूलियत भी रखते थे, हर दिल अजीज़ भी थे। 1940 में इंडिया में पैदा हुए और उन्होंने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी कहते हैं कि उसके लिए वक्फ़ कर दी। अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा जो है उन्होंने अदाकारी हो, सदाकारी हो, आर्ट हो और फ़न हो, उसके लिए वक्फ़ किया और फिल्म्स में भी काम किया, फिर स्टेज थिएटर्स पे भी अपनी फ़न के जौहर दिखाते रहे। इसके साथ साथ जी उनके, आपको पता है, पाकिस्तान टेलीविज़न हो या दीगर चीज़ें हो,
उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन ड्रामा इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनके मकबूल ड्रामों की बात की जाए तो उसमें परछाइयाँ हैं, हवाएं हैं, कशकोल है, तारिक बिन ज़ियाद है और कई और ड्रामाज ऐसे शामिल हैं। उनके फ़न को लेकर वॉइस ओवर जो सदाकारी है उसमें तलत हुसैन साहब की आवाज़ आज भी मुख्तलिफ आपको जो कह लें TVCs हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, उसमें सुनने को मिलती हैं। एक आवाज़ में जो उनकी जादू था, जो एक भारीपन था, जो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, उसमें भी उनको यूटिलाइज़ किया गया। और दीगर इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खदमात को भी सराहा। 2021 में उन्हें सितारा इम्तियाज़ स्टार ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। 1982 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। कल एक अफसोसनाक ख़बर आई जिसमें उनकी जो बेटी हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर किया कि तलत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया और अलालत का शिकार, काफ़ी अरसे से अलालत का शिकार थे और उसके बाद फिर कल बुरी ख़बर आई जिस पे बहुत सारी जो फ़नकार कम्युनिटी है, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दुख और अफसोस का भी इज़हार किया और कहा कि एक अहद तमाम हुआ। उनकी खदमात को जितना भी सराहा जाए, उनके बारे में जितनी भी बात की जाए, दो कि इस जनरेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनसे तलत हुसैन साहब का ताल्लुक़ था, उसमें कई ऐसे अदाकार हैं जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक लेगेसी है, एक जो आर्ट को के हवाले से जो कह लें क्रेडिबिलिटी है, जिस तरह से इन आर्टिस्ट ने ड्रामा इंडस्ट्री हो या किसी भी कोई भी ऐसी फॉर्म हो जिसको उन्होंने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, उनकी कंट्रीब्यूशन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे साथ इस वक्त तौकीर नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे हम ज़रूर चाहेंगे कि कमेंट भी लें। थैंक यू वेरी मच तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तलत हुसैन साहब के हवाले से कल अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी ख़बर आई और उनका इंतकाल हो गया। ज़ाहिर है उनकी खदमात हो इंडस्ट्री के लिए, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे उनकी वफ़ात के हवाले से? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो तलत हुसैन साहब के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तलत साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, ऑलमोस्ट 40 साल का हमारा एक साथ है। हमने काम इकट्ठे नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा, वो बिल्कुल मुझे छोटे भाइयों की तरफ से समझते थे और मैं उनको हमेशा तलत भाई कहता था और बड़े भाइयों की तरह से वो ट्रीट करते थे। उनसे बड़ी गाइडेंस लिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस किया करते थे। मेरी उनके साथ बहुत अक़ीदत एज अ जूनियर, बिकॉज मुझसे बहुत सीनियर थे, बहुत ही मतलब वो 64 के उन लोगों में से हैं जिनमें कवि साहब हैं, जिसमें तारिक अजीज़ साहब हैं, जिसमें तलत हुसैन साहब हैं, फिर शकील साहब हैं। ये वो एक लॉट थी जो पायनियर्स में से थी। मैं समझता हूँ आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। पाकिस्तान टेलीविज़न को जो दवाम बख्शा है मेरा ख़्याल में, उसमें तलत हुसैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े अदाकार थे और बहुत बड़े इंसान थे। और सबसे जो उनकी खूबसूरत बात थी, वो हमेशा धीमा बोलते थे और बड़े सॉफ्टली बात करते थे। मेरा कराची में जब जाता था, मैं उनसे मिलता था और वो लाहौर जब भी आते थे, उस ज़माने में 80s में 90s में वो फिल्म्स के लिए मोस्टली आया करते थे। परवेज़ मलिक साहब की फ़िल्म करने के लिए ज़्यादातर वो आते थे, तो उनसे बहुत बड़ी अक़ीदत और बहुत ही एहतराम का रिश्ता था। मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट लॉस, इर्रिपेयरेबल लॉस डेफिनेटली आवर सोसाइटी एंड टुवर्ड्स आवर। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से आपने पायनियर्स का जिक्र किया, जिसमें आपने कवि खान साहब के हवाले से बात की, तलत हुसैन साहब के हवाले से बात की, शकील साहब के हवाले से बात की। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत क्वालिटी वर्क किया है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और पायनियर्स तो थे ही, लेकिन साथ साथ जो काम का एक इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है इनको, अदाकारी को लेके, सदाकारी को लेके। अब आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ें जदीद हो रही हैं, सारा कुछ है, बट स्टिल आपको लगता है कि ये वो लोग हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक ऐसा गैप है जो शायद ना फिल होने वाला है? बिल्कुल, ये एक ऐसा वैक्यूम है जिसको कभी भी फिल नहीं किया जा सकता। तलत हुसैन जैसे लोग जो हैं और इस लेवल के
फ़नकार, इस लेवल के अदाकार सदियों में पैदा होते हैं। तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। वो जिस तरह मेरा उनके साथ इस जो ताल्लुक़ अक़ीदत का था और एहतराम का था, साथ साथ ये भी था कि मेरी बड़ी एसोसिएशन थी उनके साथ। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था, मतलब आज भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें भी उनसे सीखेंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एकेडमी, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थे। उनकी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक इतनी बड़ी एकेडमी थी कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम, उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि नई नस्ल जो आज काम कर रही हैं, जो आने वाले हैं लोग हैं काम करने वाले, वो तलत हुसैन साहब से ज़रूर सीखें, उन कामों को, उनके कैरेक्टर्स को, जो उन्होंने बेशुमार कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने एक सीरियल हमने इकट्ठे किया था, कशकोल, लेकिन उसमें हमारा आमना सामना नहीं हुआ। जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रोल किया था उन्होंने। तो तलत हुसैन साहब और जितने मैंने अभी नाम लिए थे, पाकिस्तान टेलीविज़न हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या हमारी शोबिज़ हो या जितना आज हमारा टीवी इंडस्ट्री है, ये एक इतनी बड़ी इमारत जो खड़ी हुई है, ये चंद लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया। इसके अलावा चंद लोग और हैं जिनमें राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। यावर हयात साहब हैं, शहजाद खलील साहब हैं, मोहम्मद निसार हुसैन साहब हैं, मोहसिन अली साहब हैं, हैदर इमाम रिजवी हैं, अयूब खावर हैं, तारिक जमील हैं। मतलब ये राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं। राइटर्स हमारे यहाँ बेशुमार, इशफाक साहब हैं, बानो आपा हैं, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन एंड शाहिद काज़मी, मुन्नू भाई, तो बेशुमार लोग हैं। इनके अब ये चंद लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये इमारत को खड़ा किया है। यानी आप 64 से लेके जो सफ़र शुरू हुआ है, उससे पहले रेडियो था। रेडियो के लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न में अपना हिस्सा डाला और इसको आगे लेके चले, और इतनी बड़ी इमारत और इतना बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न ने पूरी दुनिया में सब्ज़ हलाली परचम को लहराया। तो इनमें ये चंद शख्सियात हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे बहुत ये भी एक अच्छा लगा, जहाँ तकलीफ़ और दुख हुआ कल उनके जाने का, उनकी वफ़ात का, वहाँ ये भी अच्छा लगा कि इस दफ़ा तलत हुसैन साहब के जाने पर हमारी स्टेट, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और तमाम गवर्नर्स ने, तमाम मिनिस्टर्स ने, मतलब उनको जो कंडोलेंस आई है, जो अफसोस और जो दुख का इजहार किया है और जो अपनाइयत का इजहार किया है, ये बहुत मैं समझता हूँ कि इनक्रेडिबल है। इट्स आई थिंक इट शुड बी कंटिन्यू बिकॉज ये हमारे हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान का सब हिलाली परचम पूरी ज़िंदगी लहराते रहे। मैं यहाँ कहना चाहूँगा अपनी स्टेट से, अपनी हुकूमत से, कि इन लोगों के लिए ये हीरोज़ हैं। इनको हमें अपने माथे का झूमर बनाना चाहिए, इनकी कंजर्वेशन होनी चाहिए, इनके काम की, इनके नाम की, और नाम की इस हवाले से हो। मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से आपने सुन लीजिए। इनके नाम के हवाले से, उमला, इनके नाम के हवाले से कोई ना कोई छोटी सी मॉन्यूमेंट, यादगार, सड़क का नाम, गली का नाम, जिस एरिया में रहते हैं उस सड़क का नाम तलत हुसैन के नाम से होना चाहिए, कवि साहब के नाम से होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे ये है कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और ये आने वाली नस्लें जब इनका नाम लेंगी और इनका काम देखेंगी तो उनको वो मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल, आपने जिस तरह से ख़ुद भी कहा कि ये वो इदारे हैं अपने आप में, इनकी शख्सियात के, इनका काम, जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न की आपने बात किया, शोबिस इंडस्ट्री की बात की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काम तो ज़ाहिर है याद रखा जाता है, लेकिन आर्काइव्स या डिजिटल आर्काइव्स का एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये इनका जो काम है उसको इस तरह से प्रिजर्व किया जाए कि एज ए इंस्टीट्यूशन लोग यहाँ पर आएँ जो एक्टिंग की तरबियत लेना चाहते हैं या सदाकारी की लेना चाहते हैं। हर एक शख्सियत की अपनी इंडिविजुअलिटी थी और हर एक का काम इतना मुनफरिद था। ये भी तो एक सजेशन होनी चाहिए ना तौकीर साहब कि इनके काम को भी इस तरह से प्रिजर्व किया जाए। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि उसकी कंजर्वेशन, उसकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी आर्काइव्स, पाकिस्तान टेलीविज़न को इस हवाले से काम करना चाहिए।
दूसरे इदारों को जो कल्चर के हवाले से काम कर रहे हैं, जो फेडरल में और प्रोविंसेस में, उनमें इनकी आर्काइव्स का एक कॉर्नर्स बनने चाहिए इन नामों के और इनके कामों के। अदरवाइज इनका काम तो अवेलेबल है। आई थिंक ये एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे बेशुमार काम पड़ा है तलत हुसैन साहब का, है ना, कभी साहब का, सबका पड़ा है, मेरा पड़ा है, मुझे भी 45 साल हो गए हैं। तो हमने तो जो है ज़िंदगियां दी हैं इन इदारों को और इस शोबे को और अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को। आप भी हमारे हीरो हैं। ज़ाहिर है आपका काम, आपने जिस तरह से इस इंडस्ट्री को सर्व किया, दैट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू वेरी मच तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह से फ़न को खिदमत करते रहें और अपने देखने वालों को जो आपके काम को पसंद करते हैं वो याद रखें कि आपकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तौकीर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तलत हुसैन साहब को हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।